8 महीने में ऐसा क्या चेंज हो गया? कि अब हम देख रहे हो कि हाँ एक्यूरेसी आ रही है, तुम दूतावास पे हमला कर रहे हो, बाकायदा नुकसान हो रहा है, अमेरिकी सैनिक मर रहे हैं, वहाँ के नागरिक मर रहे हैं। खामेनेई की हत्या ने ईरान के लोगों को यूनाइट कर दिया है। भारत को अब वह भारत की जो शिप्स हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनको इजाज़त ईरान ने दे दी है कि हमारे पास अब अंडर वाटर मिसाइल्स हैं और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जहाज़ों को अटैक करने में। $200 तक जब तक तेल का जो प्राइस है प्रति बैरल जब तक नहीं पहुंचा देते तब तक हम ये स्ट्रगल जारी रखेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग का आज 12वां दिन है। पिछले 11 दिनों से कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कई सारे अपडेट्स हैं। क्या क्या अपडेट हैं आज की इस डिस्कशन में हम यही जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है साजिद। तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही आएंगे। कल ही बीते दिन ये खबर आई कि थाई जो कार्गो शिप है मयूरी नारी, उस पर अटैक हुआ है, उसके क्रू मेंबर्स गायब हैं और उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि ऑयल टैंकर्स को पास नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि ये इंडिया बाउंड शिप था, इंडिया की तरफ आ रहा था। तो इसे लेकर क्या अपडेट आया अभी कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सर्विसेज है वो बहाल की गई हैं या कुछ चीज़ें कई शिप्स को जाने की परमिशन मिली है या नहीं? रिया, अगर हम देखेंगे 11वें दिन के बाद से जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उसको अब इसको नाम दिया जा सकता है बैटल ऑफ हॉर्मुज। जो ईरान की इसराइल और अमेरिका के साथ जंग चल रही है, अगर उसको 11वें दिन से देखना आप शुरू करें तो वो इर्द गिर्द पूरा उसका इवॉल्व होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चोक हुआ है, ईरान ने आधिकारिक तौर पे ये नहीं बोला है कि हमने बंद कर दिया है, लेकिन उसने ये बोला है कि जो भी एग्रेसर है, जो भी एग्रेसर है, जो भी हम पर हमला किया है, जो उनके सहयोगी है, अगर वहाँ से गुजरेगा तो हम उस पर हमला करेंगे। उसके अलावा जो भी यहाँ से गुजरे हमसे इजाज़त ले, उसने ये बोला है। तो ये पूरी जो लड़ाई है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द हो गई है और हम लगातार अपनी कवरेज में बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो पॉइंट है जहाँ से दुनिया का, खासतौर पे एशिया का सबसे बड़ा जो एनर्जी सप्लाई है, तेल हो या गैस हो, वहाँ से गुजरता है। तो भारत पे भी असर पड़ा, हम लगातार उस पर भी आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि गैस सिलेंडर्स की कमी पड़ गई है, उसकी सप्लाई कम हो रही है। तेल को लेके कुछ और देश में कहा जा रहा है कि वहाँ पे तेल की कमी हो गई है, गैस की कमी हो रही है, लेकिन खासतौर पे भारत में गैस सिलेंडर का अभी एक संकट चल ही रहा है। तो ये सब, इन सब की जो जड़ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना है। तो एक बात ये कही जा रही थी, कल हमने बताई भी थी बात कि बांग्लादेश को इजाज़त मिली थी, बांग्लादेश जो जहाज़ आ रहे थे उसमें तेल और गैस जो आ रहा था जहाज़ से, उसे ईरान ने इजाज़त दी थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल जाएं। तो एक बात बार बार पूछी जा रही थी कि भारत को इजाज़त क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि भारत की भी बहुत ख़राब संबंध तो है नहीं, हिस्टोरिकल हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और ईरान के साथ कमोपेश अच्छे संबंध हैं ही हमारे। हालांकि इस वॉर में हमने देखा कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, हमने कॉन्डोलेंस जो खामेनेई की हत्या हुई सुप्रीम लीडर की, उनके कॉन्डोलेंस में थोड़ी देरी की, लेकिन कमोबेश हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। तो यही बात पूछी जा रही थी कि भारत को इजाज़त कब मिलेगी। कल जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने अब्बास आरगची जो ईरान के विदेश मंत्री, उनसे तफसीली गुफ्तगू की थी, एक लंबी बातचीत की थी फ़ोन पर, और आज ये खबर आ गई है। ANI ने अपनी सूत्र से ये दावा किया है कि भारत को अब वह भारत की जो शिप्स हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनको इजाज़त ईरान ने दे दी है। तो ये अपडेट थी। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेके रिया ये अपडेट्स हैं कि भारत को इजाज़त मिल गई, बांग्लादेश को इजाज़त मिल गई है, और चाइनीज़ तो ऑफकोर्स जा ही रहे हैं। ईरान ने पहले ही जो चाइनीज़ शिप थी उनको गुजरने की इजाज़त दी थी, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे ईरान लगातार हमले कर रहा है। ट्रंप का भी यहाँ से दावा है, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं बार बार कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितने भी हैं वो भेज रहे हैं यूएस के। कल इसको लेके एक मज़ेदार बात हुई थी रिया, जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिख दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्कॉट कर रहा है, मतलब जो अमेरिकी टैंकर जो गुजर रहा है उसके लिए जो उनके जंगी जहाज़ हैं वो जा रहे हैं, उनको बैकअप दे रहे हैं। और कुछ देर बाद उन्होंने सोशल मीडिया से वो पोस्ट डिलीट कर दिया। फिर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से ये पूछा गया तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बोला कि मुझे नहीं पता कि एनर्जी सेक्रेटरी ने किस बेसिस पे ये बातें बोली हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस जानकारी को बताया कि हम ऐसे मतलब वहाँ पे बैकिंग नहीं दे रहे हैं वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को। तो ट्रंप हालांकि ये दावा कर रहे हैं, जैसे ट्रंप ने कल 2 बड़े मज़ेदार दावे किए। ट्रंप पहले लिखते हैं कि हमें ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली है कि ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन बिछा रहा है, ठीक है, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली। और उसके चंद मिनट बाद वो लिख देते हैं ट्रुथ सोशल पे कि हमने ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन बिछा रहा है, माफ़ कीजिएगा,
ऐसे 10 जहाज़ों को हमने उड़ा दिया है। मतलब चंद मिनट पहले वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली है, फिर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने जहाज़ों को उड़ा दिया। आज फिर ट्रम्प ने क्लेम किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाँ जहाँ जो ईरान जहाज़ों को रोक रहा था वहाँ फिर हमने हमला किया है। और ईरान ने भी IRGC की तरफ से भी बयान आया। IRGC के कमांडर हैं जनरल फदावी, उन्होंने कहा है कि हमारे पास अब अंडर वाटर मिसाइल्स हैं और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जहाज़ों को अटैक करने में। ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वही है कि तनाव बना हुआ है और जानकार ऐसा कह रहे हैं कि ये तनाव आने वाले दिनों में भी बना रहेगा, क्योंकि यही अब मेन पॉइंट बन चुका है। और जैसा शुरू में बताया कि इसे बैटल ऑफ हॉर्मुज कहा जा रहा है। और ईरान ने ये भी कहा है ना कि हम $200 तक जब तक तेल का जो प्राइस है प्रति बैरल जब तक नहीं पहुंचा देते तब तक हम ये स्ट्रगल जारी रखेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो एक टॉपिक डिस्कशन का बहुत ज़्यादा वो है कि ईरानियन गर्ल्स स्कूल में जो एयर स्ट्राइक हुई थी, 170 लोगों की जान गई, जिसमें से ज़्यादातर बच्चियां थी, स्कूली बच्चियां थी। तो मिनाब के गर्ल्स स्कूल के अटैक को लेकर ये नहीं पता चल रहा है कि वो अटैक किसने किया। कई बार ये दावे आ रहे हैं कि यूएस की टॉमहॉक मिसाइल से हुआ, लेकिन यूएस कह रहा है कि हमने टॉमहॉक किसी और देश को भी बेची है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। और इस पर क्या अभी अपडेट आया है कि कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है इस अटैक को लेकर, इस पर कुछ बता सकते हैं आप? सजारे तैयबा नाम का ये स्कूल था, आपने बताया मिनाब शहर में ये पड़ता है। तो ये हमला हुआ था 26 फरवरी 2026 को, माफ़ कीजिएगा 28 फरवरी, पहला ही दिन था जो हमले का, जिस दिन अली ख़ामेनी की हत्या की गई। और जो पहला ही हमला था उसी दिन 10:45 में ईरानी टाइम के मुताबिक 10:45 में वहाँ पे 3 मिसाइल आके, एक नहीं 3 मिसाइल आके टॉमहॉक जो मिसाइल है वो जाके उस स्कूल से टकराती है। और 10:45 में उस वक्त क्या होता है कि स्कूल शुरू होता है तो लोगों के ऐसा नहीं होता कि कोई रिसेस भी तुरंत हो जाती है। रिसेस भी अमूमन 2 घंटे 3 घंटे बाद दिया जाता है। तो क्लास में भीड़ थी और फिर वहाँ पे मिसाइल गिरी, 3 मिसाइल गिरी हैं, जिससे वहाँ पे 170 लोगों की जान गई, 170 लोग मारे गए और जिसमें ज़्यादातर बच्चियाँ शामिल थे। अब उसके बाद अब्बास आरागची का ट्वीट आता है विदेश मंत्री का कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्कूल में टारगेट किया गया, बच्चियों को मारा गया है। उन्होंने फ़ौरन इसराइल और अमेरिका पर आरोप लगाए। इसराइल अमेरिका ने तुरंत इसको रिजेक्ट किया कि हमने नहीं किया है। इसराइल की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी बयान आए। फिर उसके बाद आज से 4-5 दिन पहले महर न्यूज़ एजेंसी है जो ईरान की, उसने एक वीडियो शाया किया। तो पता चला कि उसका जो डिज़ाइन है उससे पता चलता है कि वो टॉमहॉक मिसाइल है और जो प्रोजेक्टरी है उसके मतलब उसका पूरा जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये अमेरिका की है, टॉमहॉक मिसाइल है। फिर जब ये बात अमेरिका से पूछी गई कि ये तो मिसाइल आपके पास है, तो ट्रम्प का बयान आया कि हमने और देशों को भी बेची। हाँ, और भी देशों की बेची है ये, प्लस ईरान के पास भी है। बहुत ज़्यादा देशों के पास नहीं, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के पास है और अमेरिका के पास है। अमेरिका डेफिनेटली अमेरिका के पास तो है, लेकिन इसराइल के पास भी नहीं है। इसराइल के पास भी टॉमहॉक मिसाइल नहीं है। अब इस पूरी लड़ाई में इसराइल और अमेरिका साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। जो सीधी बात है, शक जाता है अमेरिका के ऊपर। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी आती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वहाँ के अधिकारियों से बात करते हुए और सूत्रों से बात करते हुए दावा किया कि प्रथम दृष्टया ये समझ में आता है कि ये अमेरिका की तरफ से ही हमला हुआ है, लेकिन उसकी गलती थी, जाहिर बात है, मिस्टेक। हाँ, तो उसके बाद फिर मार्को रूबियो की तरफ से बयान आया कि नहीं, हम जानबूझ के क्यों स्कूल पर हमला करेंगे। इसराइल ने भी लगातार वही बात कहा है कि हमने नहीं किया। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि ये हमला हो सकता है गलती से हो गया। अब उसकी क्या वजह रही है? उसकी ये वजह है कि जहाँ ये स्कूल पढ़ता है उसी ब्लॉक में IRGC के नेवी के कमांड सेंटर्स मौजूद हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि बहुत पुराने डेटा का इस्तेमाल हो सकता है, अमेरिका ने कर लिया हो और उसे लगा हो कि ये एक टारगेट है। हाँ, इसी की वजह से IRGC ने आज ये भी कहा है ना, IRGC ने आज एक लंबा चौड़ा बयान निकाला है और ये भी बताया है कि हम किन किन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं और कौन कौन चीज़ हमारे भविष्य में टारगेट में रह सकती है। उसमें गूगल का नाम भी है। अब उसमें ये कह रहे हैं कि आप गूगल की लोकेशन का इस्तेमाल, गूगल से मुराद गूगल के ऑफिस का, वो जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह है, सिर्फ मिलिट्री अड्डे नहीं मौजूद हैं, अलग अलग इंटरेस्ट अमेरिका के खाड़ी देशों में मौजूद है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि गूगल से आप AI का इस्तेमाल करके टारगेट्स लॉक कर रहे हैं। तो IRGC ने इसलिए कहा है कि मतलब
हो सकता है कि स्कूल वाला वो कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि स्कूल वाला जो अटैक हुआ है वो भी जो भी सैटेलाइट इमेजेस है AI डिटेक्शन के थ्रू ही किया गया था। अच्छा, AI डिटेक्शन की जब बात आ रही है तो अमेरिका पर तो बार बार यही बहुत सारी रिपोर्ट्स भी ये क्लेम कर रही हैं कि AI के थ्रू ही ये ऑपरेशंस जो है वो किए जा रहे हैं। चाइना का नेविगेशन सिस्टम कुछ हाँ, यूज हो? चाइना पे भी आएंगे, लेकिन ऐसा रिया एक दो अगर इंसिडेंट हम पहले भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से ये पहला ऐसा हमला हुआ है जो गलती से हो गया हो। यूगोस्लाविया में 1999 में नेटो ने जब हमला किया था तो भी अमेरिका की जो मिसाइल थे, अमेरिका के जो बम थे, वो चीनी दूतावास में जाके लग गए थे। और अमेरिका ने बाद में कहा कि उन्हें लगा कि यूगोस्लाविया का ये कोई सैन्य अड्डा है। अब उसमें क्या हुआ था कि 3 चीनी पत्रकार मारे गए थे और घायल हुए थे। अब वो चाइना है और अमेरिका का हमला हुआ है, तो बड़ा बवाल हुआ था, बहुत डिप्लोमेटिक टेंशन हुई थी, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। इसके अलावा ये वॉर ऑन टेरर के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। विकीलीक्स में ये कई बार बात सामने आ चुकी है कि इस तरह के मिस्टेकन टारगेट्स कर दी जाती है। लेकिन फिर इससे यही सवाल उठता है ना, आपकी एक्यूरेसी पर सवाल उठता है। अमेरिका क्लेम करता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट्स है, डिफेंस सिस्टम है और हम नागरिकों को टारगेट नहीं करते हैं। तो आप बेशक ये आप दावा कर रहे हैं कि आपने जानबूझकर ये हमला नहीं किया है, लेकिन फिर आपकी वेपन इंडस्ट्री पर सवाल उठता है, आपके डिफेंस पर सवाल उठता है कि आप ये हमला कैसे कर सकते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हमला है और पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हो रही है। चाइना के नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं कि ईरान की जो मिलिट्री है वो उसका इस्तेमाल करके जो है ये अटैक्स जो है इनको परफॉर्म कर रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई, कुछ अपडेट्स हैं इसको लेकर? ये 28 फरवरी को ही जब ये हमला हुआ था ना, उसके बाद जब ईरानी हमले शुरू हुए थे तभी ये बात कही जाने लगी थी। जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं दुनिया के, अलग अलग सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये दावा कर रहे थे कि ईरान ये हमले अकेले नहीं कर सकता। इतने एक्यूरेसी से हमले हो रहे हैं, एक्यूरेट टारगेट्स पर हमले हो रहे हैं। ईरान के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि इसमें चीनी मदद शामिल है। चीनी जो सैटेलाइट्स हैं वो लगातार उनकी लाइव सैटेलाइट तस्वीरें भेज रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि आपको कहाँ हमले करने हैं। अब आप आ जाइए, अब जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उसके पीछे क्या तर्क देते हैं। जून 2025 में 12 डे वॉर हुई थी। बाय द वे आज भी 12 दिन पूरे हो गए हैं, तो ये आधिकारिक तौर पे 12 डे वॉर ही हो गई। 12 डे वॉर से ज़्यादा मतलब आधिकारिक तौर पे इतिहास में ऐसा कभी पहली बार जून 2025 में इसराइल और अमेरिका भिड़े थे। और माफ़ कीजिएगा, इसराइल तो पहले भी गाज़ा वॉर के दौरान दोनों ने फायर एक्सचेंज की थी। अमेरिका पहली बार इस वॉर में शामिल हुआ था जून 2025 में, है ना। B-2 बॉम्बर से उसने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया था। तो 12 दिनों तक सबसे लंबी जंग चली थी। अब ये 12 दिनों से ज़्यादा हो चुकी है। तो हम क्या बात कर रहे थे, चाइना पर। तो 12 डे वॉर में ये देखा गया रिया कि जो ईरानी हमले हैं वो उतने एक्यूरेट टारगेट पे नहीं हो रहे हैं। लेकिन 8 महीने में ऐसा क्या चेंज हो गया, अब हम देख रहे हो कि हाँ एक्यूरेसी आ रही है। तुम दूतावास पे हमला कर रहे हो। जितने भी खाड़ी देश में अमेरिका के अलग अलग दूतावास हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से उन पर एकदम उनके शाहे ड्रोन जाके लगते हैं और बम ब्लास्ट हो जाता है, मिसाइल गिरती हैं और बाकायदा नुकसान हो रहा है। अमेरिकी सैनिक मर रहे हैं, वहाँ के नागरिक मर रहे हैं और जितनी भी अमेरिकी फैसिलिटीज़ हैं वो भी, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देख लीजिए ना कि कतर ने अपना जो LNG का प्रोडक्शन है वो रोकना पड़ा क्योंकि उनके गैस फील्ड पर हमला हुआ। उनका प्रोडक्शन पूरा यूनिट जो है वो पूरा प्रभावित हुआ। इसी के वजह से तो ये पूरा ऊर्जा संकट शुरू हुआ है। तो मतलब इससे यही बात समझ में आती है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि चाइना की मदद मिल रही है। चाइना लाइव सैटेलाइट तस्वीरें भेज रहा है, नेविगेशन जो सिस्टम है वो पूरी ईरान की मदद में लगा हुआ है। अच्छा, सीज फायर को लेकर कुछ बात आ रही है सामने, क्योंकि ट्रम्प भी कह रहे हैं कि इट विल एंड सून, बट अबाउट सून क्या दोनों पक्षों की तरफ से कोई बातचीत की पहल की गई है या कुछ ऐसी अपडेट आई है? जी रिया, सीज फायर को लेकर भी अब अपडेट्स आने लगे हैं। सीज फायर आप ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अब इशारतन आपको ये बात पता चलेगी कि दोनों तरफ से कि लोग चाह रहे हैं कि दोनों तरफ के लीडरान चाह रहे हैं कि अब थोड़ा मामला हल्का पड़े, हम सीज फायर की तरफ आगे बढ़ें। पहले ट्रम्प की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के लगातार जो अब बयान हैं, 28 फरवरी से लेकर आज 12वां दिन है, लगातार उनके बयान बदले हैं। वो शुरू में कहते हैं कि जो ये जंग है वो लंबी चलेगी, फिर कहते हैं कि 3 से 4 हफ्ते चलेगी, फिर कहते हैं कि हमें अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, फिर कहते हैं कि हमको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म करनी है, फिर कहते हैं कि हमें मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना है, फिर कहते हैं कि
अगर मुस्तफ़ा ख़ामेनी चुन लिए गए तो गलत होगा, फिर कहते हैं कि अगर कि मुझे इस प्रोसेस में शामिल होना है। तो तमाम इनके जो ट्रम्प के जो बयान हैं वो बदले हैं, फिर उनके सेक्रेटरीज हैं जो मंत्री हैं उनके बयान बदले हैं। उसके अलावा जो उनकी मिलिट्री है उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उनकी मिलिट्री ने बेसिकली ये कहा कि शुरुआती 100 घंटों में जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमने अचीव कर लिए थे। फिर इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पता नहीं क्यों जंग जारी रखे हुए हैं। तो ये उनमें ही एक कन्फ्यूज़न है, मतलब उनकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कुछ कहती हैं, उनके मंत्री कुछ कहते हैं, ट्रम्प कुछ कहते हैं, आर्मी कुछ कहती है, तो ये डिपार्टमेंट कुछ कहता है, एनर्जी डिपार्टमेंट कुछ कहता है। तो इस तरह का उनका कन्फ्यूज़न वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अब ट्रम्प ने भी ये कहा है, लेटेस्ट जो सबसे ताज़ा बयान है ट्रम्प का वो ये है कि अब हम भी जो है जंग लंबी नहीं खींचनी चाहते हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से इस पर कोई अपडेट नहीं है कि वो जंग लंबी चाहते हैं कि छोटी चाहते हैं, कब ख़त्म करना चाहते हैं, क्या उनका रिजीम चेंज का क्या प्लान। इसराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस से कल ट्वीट किया गया था कि वही जो शुरुआत से ट्रम्प और नेतन्याहू दोहरा रहे थे, कल फिर ट्वीट किया गया कि ईरानियों आपके पास ये आखिरी मौका है, हमने इतनी मेहनत की है, आइए सड़क के बाहर आइए, अपनी आज़ादी क्लेम कीजिए। कुछ नहीं हो रहा। ख़ामेनी की हत्या ने ईरान के लोगों को यूनाइट कर दिया है, नया सुप्रीम लीडर बन गया है, नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। और आज ही किसी अमेरिकी अखबार ने ही ये सूत्रों के हवाले से बोला है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ये मान रहा है कि वहाँ पे कोई भी संभावना या आशंका, जो आप कहना चाहें, नहीं है वहाँ रिजीम चेंज होने की। कल टाइम्स ऑफ इसराइल ने खबर चलाई थी कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, मिलिट्री लीडरशिप के अंदर ये डिस्कशन किया जा रहा है कि अगर आपको रिजीम चेंज करना है तो 1 साल से कम नहीं लगेगा। बिल्कुल 1 साल से पहले ये हो नहीं पाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे सीज फायर की। मसूद पेज़ेश्कियान पे आते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है, ट्वीट किया है कि 3 शर्तें हैं। अगर सीज फायर का नाम नहीं लिया कि उन्होंने बोला है कि अगर जंग किसी तरह से रोकनी है या भविष्य में रोकी जाती है तो हम 3 शर्तें हमको आपको देनी पड़ेगी। पहली तो भविष्य में ये गारंटी मिले कि हम पर हमला नहीं होगा इसराइल और अमेरिका का, और इंटरनेशनल गारंटी मिले। पता नहीं ये गारंटी वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने 2 बार ऐसा हो चुका है कि और कोई पॉइंट नहीं है मुझे लगता है कि इंटरनेशनल गारंटी मिलने के बावजूद भी हमले हो ही रहे हैं। बातचीत चल रही थी उसके बाद भी, 2 बार देखा हमने, जून में भी देखा, अभी भी देखा कि बातचीत चल रही है। यूएन बस कंडेम किए जा रहे हैं, पीस चाहते हैं बट कुछ हो पा नहीं रहा है। तो एक तो वो भविष्य में चाह रहे हैं गारंटी, दूसरा वो चाह रहे हैं कि हमको हर्जाना मिले कि जितनी तबाही आपने हमारे देश में मचाई है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पीट हेगसेट ने कहा था कि हमने 5000, परसों की अपडेट है कि 5000 टारगेट्स हमने हिट किए हैं ईरान में, और लगातार ये हमले हो रहे हैं। तो पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ डॉलर, पता नहीं, अभी उसका आंकड़ा तो ईरान ही जारी करेगा, लेकिन बहुत भयानक नुकसान हुआ होगा सभी का। खाड़ी देशों का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन खाड़ी देशों के पास बहुत पैसा है, इफरात पैसा है, तो वो तो उसको रिकवर कर लेंगे। इसराइल का क्या नुकसान हुआ वो हमें पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्टिंग बैन हो जाती है, नागरिकों को भी फ़ोटो वीडियो लेने के लिए मना कर देते हैं। तो दूसरा ये हर्जाना मांग रहे हैं, ईरान बोल रहा है, मसूद पेज़ेश्कियान कह रहे हैं कि हमें हर्जाना मिलना चाहिए। और तीसरा उन्होंने पॉइंट लिखा है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ईरान्स लेजिटिमेट राइट। अब ये इसको स्पष्ट तौर पे उन्होंने लिखा नहीं है कि लेजिटिमेट राइट से उनकी क्या मुराद है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो ख़त्म हो और हम दुनिया के साथ व्यापार कर सकें जैसे पहले करते थे, हम अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकें, जो हम भी लेते थे 2018 तक। तो वो उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा नहीं है, लेकिन इशारतन तो यही लगता है कि वो चाह रहे हैं, सैंक्शंस की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा लगता है ये कंडीशंस रखी गई हैं सीज फायर को लेकर, अमेरिका की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं। हाँ, वैसे नहीं, बस वही बताया कि ट्रंप ने जो कहा है कि वो नहीं चाहते कि अब जंग मतलब ज़्यादा लंबी। हाँ, नहीं, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने, एग्जैक्ट कहा है कि वॉर में एंड सून, इस तरह का उनका बयान है। और कैजुअलिटीज़ को लेके अगर आप एक छोटा सा अपडेट देते हैं, ईरान में जो मरने वालों की संख्या है इसराइली और अमेरिकी हमलों में 1255 हो गई है, अब 12,000 लोग घायल हुए। इसराइल में जो ईरानी हमलों से मरने वाले लोग हैं वो 14 हो चुके हैं। लेबनान में इसराइली हमलों से मरने वाले लोग 634, मतलब वहाँ पे जंग बहुत इंटेंस हो रही है लेबनान में। मतलब आप देखिए ना कि 634 और 1200 दोगुने ईरान में मारे गए हैं लोग। लेकिन लेबनान की जंग बहुत इंटेंस हो गई क्योंकि बहुत बड़ा ख़तरा है इसराइल को वहाँ से भी, हिजबुल्लाह से भी, वो ऐसा क्लेम करता है।
अमेरिका के 7 सैनिक मारे गए हैं ईरानी हमलों में। कुवैत में 6 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। यूएई में 6 लोग मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब में 2 सिविलियनों की मौत हुई है, नागरिकों की मौत हुई। बहरीन में 2, ओमान में 1 और कतर में 16 लोग घायल हुए हैं। और इराक में 26 लोग घायल हुए हैं। और इराक में कुर्दिश फाइटर भी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव हो नहीं पा रहे हैं कि वो ईरान में आके तख्ता पलट करें। अमेरिका और इसराइल बार बार मांग तो कर ही रहे हैं। तो अब तक की जंग को लेकर ये सारी अपडेट्स थी। आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको शाम के राजदूत के एपिसोड में मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।